हम लोग आज क्लास 10th भूगोल का जो ऑनलाइन वीडियो पढ़ रहे उसका 11 भाग है। ठीक ना। जो हम लोग चौथा जो अध्याय पढ़ रहे हैं कृषि। ठीक ना। चौथा जो हमारा अध्याय है, क्या नाम है उसका? कृषि नाम है। तो कृषि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कृषि के प्रकार। ठीक ना। थोड़ा हम आपको दिखा दे रहे हैं कृषि के प्रकार के बारे में, कौन कौन सा पढ़े थे। देखिए यहाँ कृषि के प्रकार पढ़े थे, जिसमें पहला था हमारा प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा था हमारा गहन जीविका कृषि और तीसरा था हमारा वाणिज्यिक कृषि। इसके अंतर्गत हम रोपड़ कृषि के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक ना। अब उसके अगले वाले जो भाग में हमें पढ़ना है वह है सस्य प्रायरूप। इसे भारत में फसल ऋतु के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? सस्य प्रायरूप। ठीक ना। जो ये भाग यहाँ से प्रारंभ होता है 11 ऑनलाइन वीडियो का, उसका नाम है भारत में फसल ऋतुएं। मतलब भारत में जो फसल ऋतुएं हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है। भारत में देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, मतलब फसल ऋतुएं। कितनी फसल ऋतुएं हैं? 3, जो इस प्रकार है, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। ठीक ना। मतलब भारत में जो फसल ऋतुएं यदि पूछा जाए आपसे या शस्य ऋतुएं पूछा जाए, इनका 2 नाम है। ठीक ना, याद रखिएगा। एक शस्य, इसी को कहा जाता है शस्य ऋतुएं या फसल ऋतुएं। वो 3 प्रकार की होती है, एक रबी की फसल, एक जायद की फसल और एक खरीफ की फसल और एक जायद की फसल। तो ये 3 प्रकार की भारत में फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर देखेंगे हम लोग रबी फसल के बारे में। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। मतलब जो रबी की फसल होती है वो शीत ऋतु में उसको बोया जाता है, और किस माह में? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में इसकी बुआई की जाती है। और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। मतलब यदि पूछा जाए कि रबी की फसल की बुआई कब होती है, तो शीत ऋतु में। किस महीने में? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में होती है। और इसकी कटाई कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में, अप्रैल से जून के मध्य में काटा जाता है। ठीक ना। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों मुख्य रबी फसल हैं। आप यदि ज़्यादातर पूछा जाता है कि रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो आप याद रखिएगा गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों। ठीक ना, ये रबी की मुख्य फसलें हैं। ठीक ना। हरित क्रांति के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ है। मतलब हरित क्रांति की वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिला है। तो यह है रबी की फसल। आप याद रखिएगा, रबी की फसल शीत ऋतु की फसल के अंतर्गत आती है। इसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है और इसकी कटाई ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, मुख्य ये रबी की फसलें हैं। ठीक ना। अब देखिए, उसके बाद से आता है खरीफ की फसल। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ मई जुलाई में बोई जाती है। मतलब जब भारत में मानसून का जब आगमन होता है उसी समय हमारे देश में खरीफ की फसल की बुआई की जाती है। ठीक ना। और मई और जुलाई में इसकी बुआई होती है। सितंबर अक्टूबर में इसको काट ली जाता है। ठीक ना, काटा जाता है। ठीक ना, सितंबर और अक्टूबर में इसको काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर की दाल का नाम सुने होंगे, मूंग, उड़द, ठीक, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। ठीक ना। ज़्यादातर मतलब पूछा जाता है कि रबी की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो आप याद रखिएगा चावल है, मक्का है, ज्वार, बाजरा, अरहर का दाल का नाम सुने होंगे, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है, जो रबी की फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक ना। अब देखिए, जो हमारा चौथा है, तीसरा जो है वो जायद की फसल। रबी और खरीफ फसलें ऋतुओं के मध्य बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। मतलब जो रबी और खरीफ की फसल के मध्य में, मतलब बीच में बुआई जब की जाती है, ठीक ना, तो उसी को हम लोग जायद की फसल के नाम से जानते हैं। और ये मुख्य रूप से आपको बता दे रहे हैं, एक तरह से मान लीजिएगा कि जो अप्रैल मई जून का जो समय बचता है उसी बीच इसकी खेती की जाती है, जिसमें तरबूज है, खरबूजे हैं, खीरे हैं, सब्जियां हैं, चारे हैं इत्यादि मुख्य फसलों की खेती की जाती है। ज़्यादातर तरबूजा, खरबूजा, ठीक ना, खीरे, सब्जियां इत्यादि फसल बहुत बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। और इसका होता है
मार्च से लेकर और जून तक इसकी फसल का आसानी पूर्वक से उगाया जाता है और बड़े पैमाने पर इसकी खेती भी की जाती है, ठीक ना। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत में मुख्य फसलें, ठीक ना। भारत में कौन कौन सी मुख्य हमारी जो फसलें हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। मिट्टी और जलवायु। मिट्टी और जलवायु कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। मतलब एक खाद्य फसल होता है जो हम लोग खाने के रूप में अनाज है जो उसका उपयोग करते हैं, एक होता है अखाद्य जिससे हम खाने के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। विभिन्न तरह की वो फसलें उगाई जाती हैं, उनका विवरण निम्नलिखित है। इसमें पहले नंबर पर देखेंगे हम कौन सा, चावल, ठीक ना। क्या देखेंगे हम लोग, चावल के बारे में। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। मतलब भारत में अधिक से अधिक लोग चावल का सेवन करते हैं, खाने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। मतलब विश्व में चीन के बाद दूसरा नंबर आता है भारत का चावल उत्पादन में, ठीक ना। यह एक खरीफ की फसल है। मतलब चावल किसकी फसल है, कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है, जो बहुत बड़े पैमाने पर चावल की खेती भारत में की जाती है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं, मतलब कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं जो चावल की खेती आसानी पूर्वक से उन पर की जाती है। तो पहले नंबर पर आता है हमारा तापमान। क्या आता है, तापमान आता है, ठीक ना। तो तापमान को देखेंगे, यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। मतलब चावल एक ऐसा पौधा है, उष्णकटिबंधीय पौधा है, जो गर्म और आर्द्र जलवायु में उत्पन्न होता है। किस जलवायु में, गर्म और आर्द्र जो जलवायु होती है उसी में हम चावल की खेती करते हैं। चावल के लिए तापमान हमें कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो आपसे यदि पूछा जाए चावल की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है, तो उष्णकटिबंधीय और गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो तापमान चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक। अब देखेंगे दूसरे नंबर पर है मिट्टी। चावल की खेती के लिए जलोढ़ मैदानी भाग और डेल्टाई प्रदेश चावल की उपज के लिए सर्वोत्तम है। मतलब चावल की कौन सी मिट्टी चाहिए, जलोढ़ मिट्टी, जिसमें दोमट मिट्टी भी आ जाती है, चिकनी मिट्टी आती है, ठीक। उसके साथ साथ जो हमारा डेल्टाई जो भाग है, ठीक ना, जैसे आप पश्चिम बंगाल का नाम सुने होंगे, गंगा का डेल्टाई भाग होता है, ठीक ना। तो वहाँ बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन किया जाता है, उसी मिट्टी में बहुत बड़े पैमाने पर चावल की खेती कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है वर्षा। चावल की खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में नमी की आवश्यकता है, इसलिए चावल इस फसल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा फसल उगाई जाती है। मतलब जिन क्षेत्रों में वर्षा कम आता है तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, सिंचाई के द्वारा चावल की खेती कर लेते हैं। चौथे नंबर पर आता है हमारा श्रम। चावल एक श्रम प्रधान फसल है। मतलब इसमें बहुत अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। इसकी उपज के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि चावल की बुआई कार्य हाथों से किया जाता है। मतलब जब आप देखे होंगे धान की रुपाई की जाती है उसमें बहुत अधिक संख्या में हमारे श्रमिक काम करते हैं। तो इसलिए चावल की खेती के लिए हमें अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए, चावल उत्पादक राज्य। मतलब कौन कौन से जो राज्य हैं जहाँ मतलब भारत में चावल का उत्पादन होता है। चावल उत्तर और पूर्वी मैदानी तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि जो हमारे राज्य हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। मतलब चावल जो है उत्तर और पूर्वी जो मैदानी तटीय जो क्षेत्र हैं या डेल्टाई प्रदेश है वहाँ उगाए जाते हैं। उसके साथ साथ हमारा पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है और हरियाणा है जहाँ पर बड़े पैमाने पर चावल की खेती की जाती है, ठीक है ना। तो ये पहला था एक खाद्यान्न फसल। अब दूसरा देखेंगे हम लोग गेहूं के बारे में। कौन सी फसल, गेहूं के बारे में, ठीक ना। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। मतलब पहले नंबर पर क्या था हमारा, चावल, और दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा है, गेहूं, जो एक खाद्यान्न फसल है जिसे हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। मतलब जो हमारा उत्तर और जो उत्तर पश्चिम जो भाग है वहाँ पर बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है। यह एक रबी की फसल है। ये कौन सी फसल है, रबी की फसल, ठीक ना। चावल एक कौन सी फसल है, रबी की फसल। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि गेहूं किस प्रकार की फसल के अंतर्गत आता है, तो आप याद रखिएगा कौन सी फसल, रबी की फसल के अंतर्गत आता है।
गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं, जिस तरह भी हम लोग चावल की खेती के लिए कुछ भौगोलिक दशाएं पढ़े थे, आप जरूर याद रखिए किसी भी फसल के उत्पादन के लिए 4 भौगोलिक दशाएं मुख्य होती हैं। एक होता है तापमान, दूसरा होता है वर्षा, तीसरा होता है मिट्टी और चौथा होता है श्रम। ये भूलिएगा मत, ठीक ना। किसी भी तरह का कोई आए तो आप जरूर इन 4 भौगोलिक दशाओं को हेडिंग बाई करके लिखिएगा, आपका अच्छा नंबर आएगा। तो हम देखेंगे पहले नंबर पर हमारा क्या है, तापमान। गेहूं की फसल उत्पादन के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक ना। आप जानते हैं गेहूं एक शीतकटिबंधीय पौधा है, मतलब ये शीत ऋतु में बोया जाता है। उसके लिए जो हमें तापमान चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्वच्छ मौसम आवश्यक है, इसके लिए पाला कोहरा अत्यंत आवश्यक है। मतलब इसके लिए जो कोहरा ज़्यादा गिरे तो माना जाता है कि गेहूं की फसल का उत्पादन क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक ना, और बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा सकता है। अब देखेंगे दूसरा, वर्षा। गेहूं की फसल के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है, इसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक ना। ज़्यादा यदि वर्षा हो, हवा तेज बहे, तूफान हो तो ये फसल को बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें फसल क्या हो जाती है, गिर जाती है और उत्पादन क्या होता है, कम हो जाता है। तीसरा नंबर देखेंगे मिट्टी। गेहूँ के लिए हल्की दोमट या हल्की बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है, उत्तम मानी जाती है, और इस मिट्टी में बहुत बड़े पैमाने पर गेहूँ की फसल का उत्पादन किया जाता है, हल्की दोमट और बलुई मिट्टी में, ठीक ना। अब देखिए चौथा है हमारा श्रम। गेहूं की खेती के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें चावल की अपेक्षा कम श्रमिक लगते हैं, मतलब जो चावल की खेती में इतने बड़े पैमाने पर जो श्रमिक लगते हैं उससे थोड़ा सा कम लगते हैं, हमारे गेहूं की फसल में जो श्रमिकों की संख्या होती है थोड़ी कम हो जाती है। अब देखें गेहूं उत्पादक राज्य। गेहूं उत्पादक में उत्तर के विशाल मैदान में अवस्थित राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य शामिल है, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जो उत्तर का जो विशाल मैदान है उन राज्यों में बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है, ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे मोटे अनाज के तौर पर। कौन सा अनाज, मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा और राई भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है, मतलब ज्वार, बाजरा और कौन सा, रागी। रागी भारत में ये उगाए जाने वाले मुख्य क्या हैं, मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। मोटे अनाजों में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व, भूसी मिलती है, मतलब इसमें लोहा और कैल्शियम जैसे सूक्ष्म जो तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार बाजरा देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सा है, मोटे अनाज, जिसमें ज्वार बाजरा हमारे क्या होते हैं, शामिल। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। इसकी मुख्य उत्पादक जो राज्य हैं महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर, ठीक ना, ज्वार बाजरा या मोटे अनाज की खेती की जाती है। ठीक, अब देखेंगे हम लोग बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक ना। मतलब यह जो बाजरा उगाया जाता है बलुआ और उथली जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी, उस मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। जो इसका उत्पादन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ठीक ना, इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसमें लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता, कैल्शियम एवं विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मतलब इस जो बाजरा में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता और कैल्शियम ऐसे विटामिन अच्छी मात्रा में उसमें पाई जाती है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका बाजरा। उसके बाद से देखेंगे हम रागी। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब यदि पूछा जाए कि रागी जो फसल है वो भारत के किस राज्य में उगाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। अन्य उत्पादक राज्य हैं तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं, जहाँ पर रागी फसल का उत्पादन किया जाता है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। मतलब इस तरह के जो हमारे जो कैल्शियम है, पोषक तत्व हैं, ये इस तरह मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया रागी। उसके बाद से देखेंगे मक्का।
यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारे दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और पशुओं को चारे के रूप में हम इन्हें खिलाने के रूप में उपयोग करते हैं। यह एक खरीफ की फसल है। किस फसल है, कौन सी फसल है, खरीफ का। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मक्का आए, मक्का किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ की फसल है, ठीक ना। मक्के की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं, कौन कौन सी दशाएं हैं जो मक्के की खेती के लिए जो भौगोलिक दशाएं हैं उपलब्ध हैं। पहले नंबर पर है तापमान, ठीक ना। इसके लिए मतलब किसके लिए, मक्के की खेती के लिए हमें 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब मक्के की खेती के लिए हमें क्या चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। उसके बाद से देखेंगे हम लोग मिट्टी, दूसरे नंबर पर। मक्के की खेती के लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है। मतलब पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी होती है उसमें अच्छी प्रकार से हम लोग मक्का की खेती आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। इनमें जो राज्य है जैसे बिहार राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। मतलब एक चीज़ आपसे बता दे रहे हैं, जो मक्का है, ठीक ना, इसे हम लोग खरीफ के भी समय में बोते हैं और रबी की फसल में भी बोते हैं। कुछ राज्य जो हमारे हैं, जैसे मान लीजिए बिहार है, जहाँ खरीफ ऋतु में इसकी उगाई की जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च उत्पादन देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने पर मक्का की खेती की जाती है, ठीक ना। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक। अब इसके बाद से हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ये हो गया मक्का, ठीक ना। उसके बाद से देखिए दालें, ठीक, कौन सा, दाल देखेंगे। दाल के बारे में, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। मतलब विश्व में सबसे अधिक उत्पादक भी करता है और उपभोग भी करता है, ठीक ना। दाल सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती है। आप जानते हैं जो दाल हैं वो हमारे लिए प्रोटीन दायक होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं। तूर दिया है, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं, ठीक ना। दाल की जो फसलें, इसमें अरहर का नाम सुने होंगे, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना, ये भारत की मुख्य दलहनी क्या है, फसलें हैं। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य। मतलब बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में दाल का उत्पादन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ये दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक ना। तो ये हो गया दालों के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब देखेंगे हम लोग खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, ठीक ना। किन के बारे में देखना है, खाद्यान्नों के अलावा अन्य जो खाद्य फसलें हैं, मतलब खाद्यान्नों के साथ साथ कुछ अन्य जो हमारी खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले हमारा जो आता है इसमें गन्ना। भारत जानते हैं गन्ने से हम लोग चीनी का उपयोग करते हैं, चीनी बनाते हैं, ठीक ना। तो उसके बारे में देखेंगे, उसकी भौगोलिक दशाएं देखेंगे हम लोग। तो पहला हमारा है तापमान। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की आवश्यकता होती है। इस फसल में हम इसकी खेती आसानी पूर्वक से कर सकते हैं, ठीक ना। इतना तापमान होना आवश्यक है। इसके लिए वर्षा, गन्ने की फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है, अतः भारत में गन्ना 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जा सकता है। मतलब जिन क्षेत्रों में जहाँ 100 से, ठीक ना, मतलब 75 से 100 सेंटीमीटर से अधिक यदि वर्षा होती है, उन्हीं क्षेत्रों में हम गन्ने की खेती आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा गन्ने की खेती की जाती है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद से मिट्टी। गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ दोमट, नमी और चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। मतलब जो गन्ने की खेती के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी होती है, नमी युक्त चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। दक्षिण के पठारी भागों में लावा निर्मित काली मिट्टी में गन्ने की पैदावार अच्छी होती है। मतलब दक्षिण का जो हमारा पठारी भाग है वहाँ लावा युक्त जो काली मिट्टी होती है उस मिट्टी में भी आसानी पूर्वक से हम लोग क्या करते हैं, गन्ने की खेती कर लगते हैं। अब देखिए गन्ने, श्रम, जो हमारा चौथा जो है इसमें क्या है, श्रम है, ठीक ना। देखिए गन्ने की खेती के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता थी। गन्ने की बुआई से कटाई तक बड़ी संख्या में श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं गन्ने की छिलाई जब होती है, ठीक ना, तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में श्रमिकों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती थी। इसलिए गन्ने की खेती के लिए हमें अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। गन्ना उत्पादक राज्य, विश्व में ब्राज़ील के बाद गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत। यह गन्ने से चीनी, गुड़, गाढ़खासी और शीरा बनाने के काम में आता है। उत्तर प्रदेश जो भारत में सबसे अधिक
जो हमारा राज्य है जहाँ पर सबसे बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन होता है। उसके बाद से महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, पंजाब, हरियाणा, ये मुख्य हमारे गन्ना उत्पादक क्या हैं, राज्य हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ठीक ना। अब देख लेंगे थोड़ा सा एक लास्ट है, पढ़ेंगे तिलहन के बारे में। ठीक, तेल का नाम सुने होंगे आयल, ठीक ना, उसी को हम लोग तिलहन कहते हैं। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र में 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, दिया अरंडी, बिनौला, दिया अलसी, ठीक ना, सूरजमुखी भारत की मुख्य उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं जहाँ भारत में बड़े पैमाने पर इसको उगाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन है, ठीक ना। 12% भाग पर विभिन्न तरह की फसलें उगाई जाती हैं और देश में हमारा जो चीन के बाद जो सबसे बड़ा दूसरा क्या है, तिलहन उत्पादन राज्य है। ठीक ना। तो इस तरह ये वीडियो हमारा 11 जो भाग था ये समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।